नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय है सन 1936 से 1943 तक। प्रगतिवाद का समय आलोचकों ने माना है। प्रगतिवाद का मतलब ये नहीं कोई प्रोग्रेस या उन्नति से इसका अर्थ नहीं है। अर्थ जरा गूढ़ है, बात को समझना है कि सन 1935 में पेरिस में एक अंग्रेजी विद्वान थे हेनरी बारबूज। उनके नेतृत्व में कथाकार E.M. फॉरेस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। इसी वर्ष लंदन में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। ये 35 की बात है और ये बात भारत तक आई 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ। 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन प्रेमचंद के नेतृत्व में हुआ लखनऊ में। तभी से प्रगतिवाद का समय माना जाता है। अब प्रगति का मतलब प्रोग्रेस नहीं, उन्नति नहीं, बल्कि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, कविता के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में, वही प्रगतिवाद है। साम्यवाद जैसा कि आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो उनका सिद्धांत है, उससे प्रेरित होकर जिन कवियों ने रचनाएं की उनको प्रगतिवादी माना गया और उन रचनाओं को प्रगतिवादी साहित्य की संज्ञा दी गई। यह है प्रगतिवाद। मतलब मार्क्स का मानना था कि समाज में दो प्रमुख वर्ग हैं, एक मजदूर वर्ग, दूसरा पूंजीपति वर्ग, जो कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, स्वामी हैं। तो एक व्यक्ति की 10 मंजिल की कोठी क्यों है और दूसरे के पास झोपड़ी क्यों है? संपत्ति का बराबर बंटवारा होना चाहिए। ये है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत और उनके विचार को जिन लोगों ने अपनाया उन्हें प्रगतिवादी कहा गया साहित्य में। तो राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। अब आगे बढ़ते हैं। देखें इस काल की प्रवृत्तियां क्या क्या हैं कि पूंजीवाद का विरोध है। ये कवि पूंजीवाद का विरोध करते थे, उद्योगपतियों का विरोध करते थे। वो कहते थे कि एक उद्योगपति के यहाँ, उसकी कंपनी में, उसकी फैक्ट्री में कई सौ मजदूर काम करते हैं। वह उनसे कई घंटे काम लेता है, मजदूरों का शोषण करता है। जितना उनसे हाड़ तोड़ मेहनत करवाता है उतना फल नहीं मिलता एक मजदूर को। तो पूंजीपतियों का इन लोगों ने विरोध किया। दूसरा, शोषितों की दीन दशा का चित्रण। जो मजदूर थे, एक वर्ग होता है शोषक जो शोषण करता है, और दूसरा शोषित जिसका शोषण होता है, वो होता है शोषित। तो शोषितों की दीन दशा का चित्रण इन कवियों ने अपनी कविताओं में किया है। अनास्था की भावना, ईश्वर और धर्म के प्रति इनके मन में कोई आस्था नहीं होती थी। ये कहते थे भगवान कोई नहीं है, कोई धर्म नहीं है। तो ये इन कवियों के मन में अनास्था की भावना थी, ईश्वर और भगवान को नहीं मानते थे। फिर चौथी विशेषता मिलती है क्रांति की भावना। इन कवियों की कविताओं में क्रांति की बात ये करते हैं। ये कहते हैं पुरानी रूढ़ियों को तोड़ो, अंधविश्वासों को तोड़ो और समाज में एक नई चेतना, नई क्रांति को जन्म दो। और सामाजिक यथार्थ का चित्रण, जो समाज में जो घट रहा है वही लिखते हैं। कल्पनाशीलता इनमें नाम मात्र की है, बस। बगैर कल्पना के साहित्य नहीं रचा जा सकता, लेकिन इन कवियों ने सामाजिक यथार्थ का, जो वास्तविकता है, उसका वर्णन किया है। तो ये प्रमुख विशेषताएं रहीं। अब देखें इस प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन जी और रांगे राघव। ये प्रमुख उल्लेखनीय कवि हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी ये बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। 20 से ज्यादा रचनाएं इन्होंने की हैं और काव्य पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। गद्य नाम मात्र का लिखा है। देखें इनका जन्म 1911 कमासिन, बांदा जनपद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनकी 2000 ईस्वी में हुई। इनके माता का नाम घसीटो था और पिता का नाम हनुमान प्रसाद था। इनकी रचनाएं देखिए, युग की गंगा प्रथम रचना है इनकी, और नींद के बादल, ये दोनों 1947 में प्रकाशित हुई। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970,
गुल मेहंदी 1978, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापें और जमुन जल तुम, ये दोनों 1984 में आई। आत्मगंध 1988 में आई। और ये प्रमुख रचनाएं हैं और कुल मिलाकर इन्होंने 20 से ज्यादा रचनाओं का सृजन किया है। ये उत्कृष्ट सर्जक थे। अब देखें, इनका उपनाम बालेंदु था और इन्हें केन का कवि कहा जाता है। केन नदी बांदा के बगल से इनके गांव के आसपास से निकलती थी, तो केन नदी के आसपास रहने के कारण इन्हें केन का कवि कहते हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इनकी कुछ पंक्तियां जो महत्वपूर्ण हैं वो ये है कि धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। बहुत प्यारी कविता है इनकी। एक और पंक्ति मिलती है, बसंती हवा हूं, बसंती हवा हूं, बसंती हवा हूं, बसंती हवा हूं। एक बहुत बढ़िया कविता है। और अगली जो इनकी पंक्ति है वो है कि उसको, मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। बड़ी अच्छी पंक्ति है इनकी। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, जलते देखा, गलते देखा और पिघलते देखा। मैंने उसको गोली बनकर चलते देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। बहुत प्यारी पंक्ति है। और माझी न बजाओ बंसी, माझी न बजाओ बंसी, माझी न बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता है। ये इनकी एक बहुत अच्छी चर्चित लाइन है। और एक प्रगतिवादी चेतना की जो लाइन है, रोटी तुमको राम न देगा, रोटी तुमको राम न देगा, वेद तुम्हारा काम न देगा, रोटी तुमको राम न देगा, वेद तुम्हारा काम न देगा। जो रोटी के लिए लड़ेगा, जो रोटी के लिए लड़ेगा वह रोटी को स्वयं भरेगा। रोटी तुमको राम न देगा, वेद तुम्हारा काम न देगा, जो रोटी के लिए लड़ेगा वह रोटी को स्वयं भरेगा। ये इनकी बहुत अच्छी पंक्ति है। तो इस तरह कुछ खास पंक्तियां जो केदारनाथ अग्रवाल की थी वो हमने देखा। अब बात करते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल ये दोनों बहुत बड़े कवि हैं। और शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन, जिसका पूरा नाम जिनका वासुदेव सिंह था, जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में जिनका जन्म हुआ था। तो हम नागार्जुन की बात करते हैं। नागार्जुन एक विराट व्यक्तित्व, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कविता का। इनका जो जन्म हुआ था वो सन 1911 और जो मृत्यु हुई इनकी वो हुई 1998 और तरौनी ग्राम दरभंगा के रहने वाले थे, बिहार। और इनका जो नाम था, शुद्ध नाम था, वो था वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र थे। वैद्यनाथ मिश्र का उपनाम हो गया नागार्जुन। और इनका जो उपनाम था वो था, कई उपनामों से जाने जाते थे। ये यात्री उपनाम से जाने जाते थे। और जो मैथिली और संस्कृत में ये यात्री उपनाम से लिखते थे। हिंदी में हो गए नागार्जुन और अपने इलाके में ये ठक्कन मिसिर नाम से जाने जाते थे। ठक्कन मिसिर, मिश्र को लोग मिसिर बोलते हैं आमतौर पर गांव की भाषा में। तो इन्हें लोग, गांव के लोग ठक्कन मिसिर कहते थे। ये फक्कड़ थे, मनमौजी थे, दुबला पतला शरीर, लंबा कद, धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा पहनने वाले, खिचड़ी बढ़ी हुई दाढ़ी और अखड़ता तो इनमें शुरू से थी।
और ये तो कविताएं लिखते थे, उसे छपवा लेते थे और रेलवे स्टेशन, ट्रेन और इन सब में नुक्कड़ों पर भी बेच आया करते थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। ये बहुत तगड़े घुमक्कड़ थे नागार्जुन जी। अगर घुमक्कड़ त्रयी की बात करें हम, घुमक्कड़ त्रयी मतलब 3 प्रसिद्ध घुमक्कड़ों की, तो एक हो गए राहुल जी, एक हो गए अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन हो गए, अज्ञे हो गए और नागार्जुन। ये 3 लोग बैठेंगे और इन लोगों ने देश विदेश की जाने कितने देशों की यात्रा की। इन्होंने तो, राहुल सांकृत्यायन ने तो 25 देशों की यात्रा की, अज्ञे भी ऐसे ही थे और बाबा नागार्जुन भी, इन्होंने बहुत से देशों की यात्रा की। और ये श्रीलंका गए, तो श्रीलंका में ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और वहाँ पर ये लोगों को संस्कृत सिखाने का काम करते थे। कई जगह इन्होंने संस्कृत सिखाई, संस्कृत इनका बहुत प्रिय विषय था। तो करते क्या थे कि ये बौद्ध भिक्षुओं को संस्कृत सिखाते थे मठों में जाकर लंका में। तो वहां पर जो भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु, उन्हें भिक्षु कहते थे, भिक्षु, ये ऐसे भिक्षु। तो जो भिक्षु होते थे, वो भिक्षुओं का स्थान बौद्ध में बहुत ऊंचा होता है। तो बाबा नागार्जुन जो उन्हें पढ़ाते थे वो नीचे बैठते थे और भिक्षु ऊपर बैठते थे, कुर्सियों पर, आसंदिका पर। तो भिक्षुओं को भी अच्छा नहीं लगता था और नागार्जुन को भी अच्छा नहीं लगता था। तो वहाँ जो प्रसिद्ध उस मठों के, जो कोई मठ का भिक्षु रहा होगा, उसने कहा कि आप दीक्षित हो जाइए बौद्ध धर्म में। फिर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, फिर ऊंचे बैठने लगे। तो ऐसे थे नागार्जुन। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। अच्छा हाँ, इन्होंने गुरु माना कबीर को और निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के एक विशिष्ट हस्ताक्षर, उन्हें पहले इन्होंने कबीर को गुरु माना, बाद में इन्होंने निराला को गुरु माना। और इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं की बात कर लेते हैं। युगधारा, युगधारा ये आई 1953 में, युगधारा 1953। सतरंगे पंखों वाली, ये आई 1957। प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, ये रचना आई 1962 में। एक इनका खंड काव्य आया भस्मांकुर, भस्मांकुर इनका खंड काव्य आया, ये आया 1971 में और ये 12वें छंदों में लिखा गया है। और तालाब की मछलियां, ये आया 1973 में। खिचड़ी विप्लव हमने देखा, खिचड़ी विप्लव हमने देखा। और एक पुस्तक और थी, तुमने कहा था। इन दोनों का जो रचना काल है वो है 1980। और हजार बाहों वाली, इस पुस्तक का रचना काल है 1981। और एक आध किताब और है, पुरानी जूतियों का कोरस, एक पुस्तक है पुरानी जूतियों का कोरस। अब इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं हम। जो इनकी बहुत अच्छी कविताएं हैं वो पत्रहीन नग्न गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ, ये मैथिली में रचना है, एक इनकी कविता है। ये 1968 में प्रकाशित हुई है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है पत्रहीन नग्न गाछ पर, जो कि मैथिली भाषा में है। 1968 में रचना आई है। और इनकी जो
प्रमुख रचनाएं हैं वो बादल को घिरते, प्रमुख कविताएं, बादल को घिरते देखा है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, और तालाब की मछलियां, और अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद। ये इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं। एक पाषाणी, कालिदास, सिंदूर तिलकित भाल, ये प्रमुख कविताओं में ये सम्मिलित हैं। हरिजन गाथा, दुखहरण मास्टर, दुखहरण जिसे बोलते हैं, दुखहरण मास्टर आदि इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अब कुछ प्रमुख पंक्तियां ले लेते हैं क्योंकि इनकी पंक्तियां पूछी बहुत जाती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी पंक्तियां नागार्जुन की। तो अकाल और उसके बाद जो कविता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई बार पूछा गया है ये, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया बैठी उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, अकाल पड़ गया था। तो ये बहुत चर्चित कविता है, बहुत बार परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सब में आती है। तो ये कविता आपको याद होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे ऐसे भी कह दिया जा सकता है कि चलो भाई अकाल और उसके बाद जो नागार्जुन की कविता उसे सुनाइए, तो फिर आप पूरी कविता आपको याद होनी चाहिए। अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। बहुत अच्छी हिमालय क्षेत्र में जो सौंदर्य का, जो प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है, बहुत अच्छा किया है इन्होंने। अगली जो रचना है, पांच पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, पांच पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, दुश्मन था खूंखार, पांच पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी बच गए चार। ये कविता है इनकी। और दुखहरण मास्टर जो बहुत चर्चित कविता है वो ये है कि घुन खाए सहतीरों पर, घुन खाए शहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, घुन खाए शहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इस तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। मतलब जो भवन है विद्यालय का, उस भवन की जर्जर हालत और दुखहरण मास्टर की मानसिक स्थिति का वर्णन बहुत प्यारा किया है कि घुन खाए शहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे। जो बिल्डिंग है उसकी बहुत हालत जर्जर है, फटी भीत है, दीवार फटी है, छत चूती है, आले पर बिस्तुइया, बिस्तुइया उस इलाके में छिपकली को कहते हैं, इधर उधर छिपकलियां घूम रही हैं, दीवारें फटी है, छत टपक रही है। ऐसे में दुखहरण मास्टर बच्चों को मिनट मिनट में तमाचे लगाता है और इस तरह वो आदम के सांचे गढ़ रहा है। तो नागार्जुन की चर्चा हमने कर ली है।
अब आगे बढ़ते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन, इनका जन्म 1915 झगरपुर उन्नाव में हुआ था। शिवमंगल सिंह सुमन इनका कवि नाम था। जन्म 1915 और इनकी मृत्यु हुई थी 2002 में। झगरपुर उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी जो प्रथम रचना थी वो थी हिल्लोल। हिल्लोल इनकी रचना आई थी और ये थी 1939 में। फिर युग का मोल, ये आई 1945 में। और बिंद हिमालय आई 1960 में। बिंद हिमालय ये आई 1960 में। और मिट्टी की बारात जो सबसे चर्चित है इनकी, मिट्टी की बारात ये आई 1972 में। और गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। गुनिया का यौवन और कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली। कुदाल जो कि मिट्टी खोदने और गोड़ने का एक औजार होता है किसानों का, उसे कहते हैं कुदाली। ये इनकी प्रमुख है। अब हम चौथे कवि त्रिलोचन की चर्चा कर लेते हैं। त्रिलोचन, इनका जन्म हुआ था 1917 में। 1917 और 2007 इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म हुआ था चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। और इनका जो नाम था वो था वासुदेव सिंह। वासु ब नहीं वाह है, ये वासुदेव सिंह। त्रिलोचन इनका उपनाम था। और ये सॉनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। और इनका धरती, गुलाब और बुलबुल रचनाएं जो हैं, धरती ये 1945 में आ गई थी। और गुलाब और बुलबुल ये 1957 की रचना है। और दूसरी है दिगंत, ताप के ताए हुए दिन। दिगंत ये 1957 में आई। और ताप के ताए हुए दिन, इसकी ज़्यादा चर्चा होती है। ये रचना थोड़ी देर में आई, ये आई कृति 1980 में। 1980 में आई। ये शब्द एक रचना है इनकी, ये भी 1980 में आई। और मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये भी चर्चित रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये आई 1981 में। और इनका अमोला, ये एक बहुत सुंदर काव्य आया, ये 1990 में आया। ये अवधि में है और 12वें छंद में है। अमोला बहुत चर्चित है इनका। और ये सोनेट, हिंदी में सोनेट लिखते थे ये, हिंदी में सोनेट। ये अंग्रेजी का छंद है सोनेट, हिंदी में त्रिलोचन जी ने लिखा है, ये लिखते थे। और मुक्तिबोध ने इन्हें अवध का किसान कवि कहा है। अवध का किसान कवि। अवध मतलब अयोध्या क्षेत्र के आसपास, सुल्तानपुर अयोध्या के पास है। और पांचवें जो अंतिम हैं उनकी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। रांगे राघव, इनका जो उपनाम था वो, इनका मुख्य नाम था त्रयंबक वीर राघवाचार्य। त्रयंबक वीर राघवाचार्य इनका वास्तविक नाम था।
और इन्हें साहित्य जगत ने रांगे राघव कह दिया। इनकी 2-3 रचनाएं मिलती हैं। अजय खंडहर, अजय खंडहर ये रचना है 1944 की। मेधावी ये रचना है 1977 की। और पांचाली ये 1947 की। और पांचाली ये रचना है 1955 की। तो इस तरह हमने प्रगतिवाद की एक संक्षिप्त किंतु आवश्यक, अनिवार्य और उपयोगी चर्चा की है। शेष अगले अंक में।